हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं जैसे कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया। सो जे इज इक्वल्स टू आई ओवर ए। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक वायर है। एक वायर के अंदर जो ए है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, ये रेड कलर का। इसमें से करंट पास कर रहा है। तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो करंट होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मान लो ये तो वायर स्ट्रेट है तो ये नॉर्मल बन रहा है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। अगर मान लो वायर बेंड है, फॉर एग्जाम्पल वायर ऐसे बेंड हो जाती है। वायर बेंड होने पे क्या होगा, अब जैसे ये एरिया स्ट्रेट है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी। अब करंट मान लो ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे जगह जगह पे बेंड हो गए तो इसको क्या कंडीशन है, करंट जो है एरिया के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये एरिया है, एरिया का छोटा सा पोर्शन उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसको डी एस भी कह सकते हैं और इसको डी ए भी कह सकते हैं, डी एस और डी ए वैक्टर। तो ये क्या होता है, अगर मान लो वायर बैंड हुआ, फॉर एग्जांपल ये वायर एरिया वेक्टर इसके साथ ये 90 है करंट के साथ, ये एरिया 90 डिग्री बना रहा था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बैंड हो गया। अब बैंड होने पे 90 तो नहीं बनाएगा, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एरिया वेक्टर का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगा, जैसे ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर हो गया इसका डी ए। तो ये करंट इसके साथ आई, वायर बेंड हुआ। तो वायर बेंड हुआ तो यहाँ से ये जो एरिया था इसका ए, वो यहाँ से थीटा बेंड हो गया। हमने इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये मान लो ए था तो ये कंपोनेंट क्या हो गया इसका ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इसके साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि एंगल थीटा है। ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं, अब यहाँ पे ये डी ए वेक्टर आई के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। 0 डिग्री का मीन्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और इसके एरिया के साथ क्या है, प्लेन के साथ 90 डिग्री है। तो अगर मान लो ये वायर ऐसे हो जाती है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये एरिया डी ए वेक्टर ऐसे हो गया। करंट क्या जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, ये एंगल थीटा हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट बना लेते हैं। ये एरिया एक लाइन होगी तो कंपोनेंट कैसे बन गया इसके अंदर, ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये ए था तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो करंट क्या होगा, अब इसके साथ 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये आई हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी लेते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डी जे इक्वल्स टू डी आई, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिवाइड बाई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी आई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी आई इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया वेक्टर के साथ आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, अब आपको पता है जो ए डॉट बी रहता है डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे डॉट डी ए, ये क्रॉस प्रोडक्ट इसमें डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो ये इंटीग्रेशन डी आई का इंटीग्रेशन आई। तो हमारे पास ये करंट की एक वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहाँ से एक चीज़ और भी पता लगती है, जो ये है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इसकी डायरेक्शन भी होती है, फिर भी एक स्केलर होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक जो दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमारे को, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसीलिए करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक कुछ टर्म्स हैं जैसे कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या चीज़ होती है, कंडक्टेंस, ये आपको ना लास्ट वाला वर्ड याद रखना है, एंस,
ANC, एंस, एंस मीन्स रेजिस्टेंस से मैच करता होता है, तो कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नॉर्मल डेफिनेशन इसका, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके यूनिट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, 1/ओम होते हैं, तो G के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स हो जाएंगे। इसको हम महो भी कह देते हैं, MHO, ओम का उल्टा MHO। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगली टर्म है इसके अंदर एक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसमें आपको क्या वर्ड याद रखना है, ये VT, VT फॉर रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी, ये सिग्मा है, सिग्मा इज फॉर द कंडक्टिविटी सिंबल। कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग इसको 11th में डेंसिटी की टर्म्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे रो भी डेंसिटी था, तो चैप्टर बदलेगा तो सिंबल का नाम बदल जाएगा। तो ये आपको चैप्टर वाइज ही याद रखना है कि सिग्मा यहाँ पे फिक्स किसके लिए है, कंडक्टिविटी के लिए, और ये किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। रो इज़ रेजिस्टिविटी। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको हम लिख सकते हैं, ओम को लिख सकते हैं MHO, और हमारा मीटर इनवर्स हो गया। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक छोटा सा रिलेशन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें रिलेशन आ जाता है। इसमें रिलेशन होता क्या है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये रिलेशन होता है। इसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो समटाइम्स जब ये एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा V इज इक्वल्स टू IR को लिख देते हैं, ये नहीं लिखना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का मतलब होता है ये J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। आपको इसको लिखना है और इसका प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूव कैसे करते हैं, देखो, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू NEAVD। तो मेनली क्या होता है, आपको यहाँ पे करंट डेंसिटी, सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर के अंदर रिलेशन होता है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे आपको J बनाना इजी है, क्योंकि J होता है I/A। तो आपके पास करंट भी है और यहाँ पे क्या है, और एरिया भी है, NEVD। तो ये I/A क्या होता है, J होता है, अभी पढ़ा ऊपर, J इज इक्वल्स टू NE इंटू VD। अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, J इज इक्वल्स टू NE इंटू VD। ये VD जो है, VD एक V कैपिटल ये लेटर है, D इसके साथ सबस्क्रिप्ट के अंदर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड अब हमें क्या बनाना है इसके अंदर, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इंटू ई के लिए हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन करना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E टाउ बाई एम। टाउ स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन टाइम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो VD की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे, E और E, इसको ना पुट कर दो, इसको और ओपन नहीं करेंगे, इसको पुट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है अब इसको, J इज इक्वल्स टू NE, E टाउ ओवर M। ये कितना हो गया हमारे पास, NE स्क्वायर E टाउ बाई M। तो J की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। अब जो ये वाली टर्म है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी की एक वैल्यू होती है M/NE स्क्वायर टाउ, जो कि आती है रेजिस्टेंस से, ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू एरिया। तो इससे ये बनाया जाता है, दिस स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसको 1/रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं इंटू E J। 1/रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/रेजिस्टिविटी इज अ सिग्मा, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। सो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए भी ये होता है और रेजिस्टेंस के लिए भी यही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 11th का टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन। एक बार मैं वो रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास एक मान लो रोड है, एक रोड की लेंथ L है। तो अगर हमें इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया, फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंड हो गई थोड़ी सी, पहले इसकी लेंथ L थी, बाद में इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा L। तो ये जो एक्सपेंशन है डेल्टा L, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है। तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। ये वाला टॉपिक क्लास 11th में आता है लीनियर एक्सपेंशन के अंदर। तो सेम एक्सप्रेशन हमें यहाँ रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करना है, वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे जैसे डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा L डेल्टा T। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे ये चैप्टर बन गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे अल्फा क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हमें क्या देखना है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास DR मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे चेंज इन रेजिस्टेंस है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा T और DT, ये DT हो गया यहाँ पे, और DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू DT। तो ये जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, हम इसको ओपन करेंगे, एक कांस्टेंट आएगा नेम्ड एज अल्फा, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा अल्फा R0 DT। तो हमारे पास ये एक स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया। किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर के चेंज होने से थोड़ा सा रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें चेंज ज़्यादा आएगा, अगर कम है तो कम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें इसके अंदर टोटल के लिए निकालना है। तो ये स्मॉल अमाउंट आ गया, तो ये DR जो है, ये जो डिफरेंशिएशन फॉर्म है, अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड DR इज इक्वल्स टू अल्फा R0 इंटू DT। तो इंटीग्रेशन करके पता लग जाता है इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ओरिजिनल मतलब जो पहले था बाद में फाइनल हो गया, टेम्परेचर जो इनिशियल था बाद में फाइनल हो गया। अब DR का रेजिस्टेंस जो है वो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, DR का R0 से RF इज इक्वल्स टू अल्फा। अब यहाँ पे D के साथ T है, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लो, R0 इंटीग्रेशन ऑफ DT TI से TF। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा R0 T लिमिट्स कहाँ से, TI से TF तक। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट RF माइनस R0, ये मैथमेटिकल टूल्स में है, ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अल्फा R0 TF माइनस TI। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, RF माइनस R0 डिवाइड बाय R0 अपॉन में और TF माइनस TI। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ये तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि RF कितना होगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा उस फाइनल टेम्परेचर के ऊपर। तो कुछ नहीं करना, इसी स्टेप के अंदर इस R0 को इसके आगे ऐड करा दो। तो RF स्पेशल केस है इसके अंदर, RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू R0, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा R0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे R0 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, एक ये फॉर्मूला हो गया। सो ये अल्फा निकालने के लिए, और ये वाला फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर अल्फा आपको दे रखा है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अगर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है वो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी पुट कर दो, क्योंकि R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन ए होती है। तो यहाँ से L बाई ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा सेम इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास क्या अल्फा क्या बन जाएगा, फॉर द रेजिस्टिविटी इट इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू रो F माइनस रो नॉट डिवाइड बाई रो नॉट इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं हम इसको। ये आपके पास क्या बन गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
ओके अब नेक्स्ट इसके अंदर पूछते हैं कि अल्फा कंडक्टर्स के लिए कितना होता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए कितना होता है. सो वैल्यू फॉर द अल्फा फॉर द कंडक्टर्स it is positive and alpha for the semiconductors it is negative and for the alloy like a नाइक्रोम जो हमारे हीटर गीजर में यूज़ होता है उसके लिए हमारा ये लगभग ज़ीरो के बराबर होता है क्योंकि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं होते. टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं होता है बहुत मतलब मिनिमल सा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू को हम क्या मानते हैं, बहुत कम चेंज मानते हैं. तो ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल टर्म्स एंड करंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. थैंक यू.